रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Brought to you by Savlon Swasth India Mission। एक सही आदतें। Keep yourself protected with the 3 good habits of SMS। S. Sanitize। M. Mask। S. Social distancing। 2. Right mask in the right way। Choose a mask which is FFP2 or N95 standard। Wear a mask such that it properly covers your nose and mouth। 3. सिर्फ पानी काफी नहीं है। Wash your hands frequently with hand wash and water। Just water is not enough। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन। प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत है। प्रोग्राम बदलता दौर में हर रविवार हम बात करते हैं डिसेबिलिटी से रिलेटेड किसी टॉपिक पे, आपको मिलवाते हैं खास मेहमानों से। आज का शो बेहद खास है और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेक्रेटरी एमएसजेई श्री राजेश अग्रवाल जी। जानेंगे थोड़ा उनके डिपार्टमेंट के बारे में, जो आप लोगों की क्वेरीज है तो क्या उनका टेक है। बात करेंगे पर्पल फेस्ट की भी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पे। धन्यवाद दानिश जी, आपने मुझे बुलाया और सभी दोस्तों से बात करने का मौका दिया। जी तो सर, सबसे पहले अभी पर्पल फेस्ट हुआ है एंड एवरीबॉडी हैज एंजॉयड दैट फेस्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या आपका डिपार्टमेंट एमएसजेई इसको कैसे देख रहा है? व्हाट आर द टेकअवेज? इसमें हम एक तो गोवा के अधिकारियों की और खासकर उनके मंत्री जी की और सीएम के आभारी हैं कि उन्होंने ये पहला सोचा और हमें भी बताया कि हम ऐसा एक पर्पल फेस्ट इंडिया का पहला करने जा रहे हैं। क्योंकि हम भी दिव्य कला शक्ति, दिव्य कला मेला वगैरह करते हैं, राज्य सरकारें भी करती हैं, बहुत सारी एनजीओज भी करते रहते हैं। और ये एक तरह का अनूठा चीज़ था कि पूरे इंडिया से लोग आए। और जैसे गोवा की कल्चर रही है और ट्रेडिशन रहा है कि लोग वहाँ पे फन एंड फ्रॉलिक के लिए भी जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा था कि डिफरेंट हमारे 21 डिसेबिलिटीज़ हैं, तो सभी हमारे दिव्यांगजन आए उसमें और अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटीज का प्रदर्शन किया। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी। और साइड पे, जैसा इन इवेंट्स में होता है, साइड पे डिस्कशंस बहुत सीरियस भी हुई, तो वो भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी। इट वाज नॉट ओनली फन एंड फ्रॉलिक। बिल्कुल। और आपका जो वहाँ पे स्पिरिट थी, आपका जज्बा था, वो भी बहुत मजा आ रहा था कि आप प्रॉम्प्टली आप चीजों को नोटिस कर रहे हैं, टेक डाउन कर रहे हैं। सर, थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट किस विजन के साथ आगे बढ़ रहा है? देखिए, मेन विजन तो यही है कि अभी जैसे मुझे 4 महीने हुए हैं डिपार्टमेंट में आए, तो गोवा में एक हमारी एनजीओ के लिए, जो बहुत एक एनजीओ में है और इस फील्ड में बहुत ज़्यादा काम करती हैं, तो उन्होंने एक बात बोली। तो शी सेड कि ओनली ए डेड बॉडी हैज़ नो एबिलिटी, अदरवाइज एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ एबिलिटीज़। तो हमें एज ए गवर्नमेंट, एज ए सोसाइटी, एज सिविक ग्रुप्स, जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, तो हम सब ने मिलकर ये करना है कि हर आदमी, हर बच्चा अपनी बेस्ट एबिलिटी पे जा पाए, जिसकी जितनी है। तो उसको, इसी को हम एक्सेसिबिलिटी बोलते हैं, बाकी इंक्लूजन बोलते हैं। तो मेन पर्पस तो यही है हमारे डिपार्टमेंट का कि जितने दिव्यांगजन हैं वो अपना बेस्ट ऑफ एबिलिटी प्राप्त कर सकें। इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। पहले जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कैसे इशू करना, जैसे एक्ट आया 7 से 21 डिसेबिलिटीज पे गए, उस पर और एडिशन की डिमांड आती रहती है। तो सो दैट इज ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस और वो चलता रहेगा। पर अल्टीमेट विजन तो हर एक का यही है कि हर बच्चा जो पैदा होता है, या किसी को बाद में कोई एक्सीडेंट हो गया या और जेनेटिक के कारण कुछ भी डिसेबिलिटी आती है, तो डिस्पाइट दैट वो अपने बेस्ट पोटेंशियल पे जा पाए, कंफर्टेबली लाइफ जी पाए। उसके जो साथ के भाई बहन हैं, माँ बाप हैं, सो केयर गिवर्स हैं, उनको भी हम बेस्ट तरीके से बता पाएँ, मेडिकल टर्म्स में, सोशल टर्म्स में, कि ताकि सबकी लाइफ अच्छे से रहे, बेटर रहे एंड टू द फुल पोटेंशियल रहे। सर, अब मेरे 3-4 क्रूशियल क्वेश्चंस हैं। इसमें मैं चाहता हूं कि काफी देर से बातचीत हम करना चाह रहे हैं, काफी लोगों की मेरे पास क्वेरीज आई हैं। अभी आपने एक्सेसिबिलिटी की बात की। आरपीडी एक्ट के अंदर एक्सेसिबिलिटी के टारगेट सेट थे, एक टाइम लिमिट थी कि आपको इस टाइम पे एक्सेसिबिलिटी पे काम करना है। लेकिन हमने देखा कि वो टारगेट अचीव नहीं हुए, स्लो डाउन पड़ गया। चाहे हम एक्सेसिबल इंडिया भी देखें, और बहुत सारी स्टेट्स अब एक्सटेंशंस ले रही हैं। तो कितने टारगेट हमारे अचीव हुए हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ तो एक थोड़े टारगेट वो स्कीम वाले थे कि मंत्रालय के पास कुछ बजट था और ये था कि इनिशियली कुछ स्टेट्स को और बाकी जगह पे हम थोड़ा पैसा देंगे, उससे
सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाएगा और उसमें वो सब हुआ, रैंप्स आई, कहीं टेक्टाइल टाइल्स आई, कहीं ब्रेल के साइंस आए, कहीं कहीं वो थोड़ा कम जगह पे साइन लैंग्वेज में कहीं वीडियोस दिखाए गए बिल्डिंग्स में। तो ये थोड़ा सा एक सेंसिटाइजेशन का प्रोसेस है। एक्ट की प्रोविजंस आई, फिर रूल्स आए, फिर हमने 2017 में 5 साल का किसी चीज़ के लिए टाइम दिया। तो और उसके बाद जो थोड़ी बेटर चीज़ हो रही है कि जो डिपार्टमेंट्स को कहा गया था कईयों को कि आप अपनी नोटिफिकेशंस लाइए, तो जैसे मेटी ने थोड़ा वो उसको फिर मॉडिफाई भी किया, अपना जो वेबसाइट और ऐप एक्सेसिबिलिटी वाला है। आईसीटी के रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस आई, कुछ आई&बी वालों ने बनाया है, अभी पूरा नोटिफाई नहीं हुआ है। टूरिज्म कल्चर वालों ने कुछ निकाला है। अर्बन डेवलपमेंट ने अभी एक्चुअली काफ़ी अच्छी गाइडलाइंस निकाली हैं। तो अब इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए फॉर एग्जांपल जैसे बिल्डिंग्स की बात लें, क्योंकि ज़्यादा बात इसी पे आ जाती है कई बार एक्सेसिबिलिटी पे, तो अभी हम CPWD से भी बात कर रहे हैं। कल मेरी मुलाकात ये स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के सीनियर लोगों से है कि हम अपने देश में जितने आर्किटेक्ट्स हैं, जितने टाउन प्लानर बिल्डिंग्स अप्रूव करते हैं, जो सॉफ्टवेयर है बिल्डिंग अप्रूवल का, हम उसको भी मॉडिफाई करें कि अगर कोई चीज़ एक्सेसिबल नहीं वो वहीं पे बता दें, उसका नक्शा ही ना पास हो। उसके लिए हमारे इंजीनियर जो नक्शा बनाते हैं, या जो प्राइवेट शॉपिंग मॉल भी बन रहा है, सिनेमा हॉल बन रहा है जो नॉन सरकारी है, वहाँ जो प्राइवेट आर्किटेक्ट्स भी बना रहे हैं डिज़ाइन, उन आर्किटेक्ट्स की भी ट्रेनिंग हो। या जो बच्चे अभी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर या कहीं भी सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर का कोर्स कर रहे हैं क्रॉस द कंट्री, उनके सिलेबस में ये चीज़ें आएँ। तो आई एग्री ऑन दैट, इट्स ए स्लाइटली स्लो प्रोसेस, बट सोसाइटी में बहुत अवेयरनेस आई है। जैसे गोवा में भी सारे स्टेट के CPDs आए हुए थे, वो भी ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि उनके पास काफ़ी केसेस आ रहे हैं, कंप्लेंट्स आ रहे हैं, तो अपने लोग अवेयर हो रहे हैं कि हमारे ये राइट्स हैं और ये तो होना ही चाहिए। तो बट इज मिनिस्ट्री सीरियस अबाउट दिस कोर्स कि इसको स्केल अप करना है, इसको फास्ट करना है? एब्सोल्युटली, वी आर वेरी सीरियस। और इनफैक्ट आज ही मैंने कल्चर मिनिस्ट्री और 2-3 को और को लिखा भी है चिट्ठी, चीफ सेक्रेटरीज को भी लिखा है अभी शाम को ही, कि हम कुछ जैसे इवन टेम्पल्स हैं, अपने म्यूजियम्स हैं, इनमें भी हमें फुल एक्सपीरियंस मिले। तो जैसे टेम्पल में इट्स ए मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस, अगर कोई लो विजन है तो उसको हम कैसे एक्सपीरियंस दिला सकते हैं भगवान जी की मूर्ति का या म्यूजियम का या किसी भी चीज़ का। टैक्टाइल एक्सपीरियंस कैसा हो सकता है। कोई स्पीच ये हियरिंग इम्पेयर्ड है या डेफ है, उनको अगर साउंड्स नहीं सुनाई देती आरती की या म्यूजियम में या कुछ भी, तो हाउ डू वी डू दैट। सो मतलब सिर्फ हम रैंप्स का भी महत्व है लोकोमोटर वालों का, पर इसमें कई बार थोड़ा सा फोकस इन चीज़ों पे नहीं आया कि मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस अगर उसको हम कैसे दिला पाएं, तो उस पर भी हम फोकस कर रहे हैं इसमें। सो वी आर एक्चुअली वेरी सीरियस अबाउट इट, और मतलब वो सिस्टमेटिकली जाएंगे इसके पीछे। बिल्कुल, और मेरे को कोई डाउट भी नहीं है आपकी एक्टिवनेस देख के। आप अभी भी मुझे अपना टाइम दिया और फिर आपको जाना है और आप घूम ही रहे हैं पर्पल फेस्ट के आने के बाद भी, तो उम्मीद है कि पूरा कलेक्टिवली डिपार्टमेंट सीरियस होकर एक्सेसिबिलिटी इज ए की इशू। सर दूसरी चीज, सर पर्पल फेस्ट में हमने CCPD के ऊपर जो थिंक टैंक डिस्कशन थी उसको कवर किया, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग थी। लेकिन आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर हमें फुल टाइम CCPD कब मिलेगा? लंबे अरसे से प्रोसेस चलता है, इंटरव्यू भी होती है, लेकिन कुछ बनता नहीं है। यही हालत नेशनल ट्रस्ट का है, RCI का है, और अभी तो लेटेस्ट खबर ये है कि NIPVD में भी जो डायरेक्टर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। हमें फुल टाइम CCPD कब मिलेगा? इनफैक्ट अभी बिल्कुल ठीक मुद्दा है, आज पोस्ट खाली है आज की डेट में काफ़ी, तो हमने इस पे कार्रवाई शुरू की है। जैसे 7 नेशनल इंस्टीट्यूट में फुल टाइम डायरेक्टर के लिए इस पर पहली मर्तबा हमने ऑनलाइन एप्लीकेशंस निकाले। उसकी लास्ट डेट एक्चुअली 2 फरवरी मेरी टीम बता रही थी कि 670-80 एप्लीकेशंस ऑलरेडी आ चुके हैं, जो पहले बहुत कम आते थे, मतलब 2-2 3-3 आते थे एक जगह के लिए। अब 7 के इकट्ठे निकाले, लोगों को बड़ा इजी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस किया, तो उसका नतीजा ये कि 650 से ऊपर एप्लीकेशन आ चुके हैं। CCPD की ही जैसे पोस्ट है, फिर नेशनल ट्रस्ट है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नेशनल ट्रस्ट में तो चेयरमैन की पोस्ट खाली है, CEO फुल टाइम है। RCI में भी पोस्ट हैं, इवन CCPD में नीचे की भी 1-2 पोस्ट हैं, वो भी हमने भरने की प्रक्रिया चालू कर दी है। एंड आई एम वेरी पॉजिटिव कि अप्रैल एंड तक हम अच्छे से भर पाएंगे। और कहीं कहीं जैसे हम थोड़ा सा रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, हमने नेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए वो थोड़ा सा ट्वीट किए ताकि ज़्यादा एप्लीकेशंस आए, पर बाकी में मुझे लगता है कि एग्जिस्टिंग रूल्स के मुताबिक ही हम थोड़ा ऑनलाइन एप्लीकेशन काफ़ी जल्दी अगले कुछ दिनों में खोल देंगे।
ग्रेट तो ये सर। जरूरी है कि आप बिल्कुल फुल टाइम आदमी सब तरफ हो, ये बहुत जरूरी है एक्चुअली। सर एक चीज मैं और आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि एक और वहां पे डिस्कशन सवाल पूछा गया था और ये भी काफी देर से चर्चा का विषय। जब लास्ट पार्लियामेंट सेशन हुआ था तो किसी ने डिटेल मांगी थी पेंशन्स को लेके। हमारे पास स्टेट वाइज लिस्ट आई थी, हालांकि डिसेबिलिटी एक स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन मैं दो चीजें आपसे जानना चाहता हूँ। मिजोरम में हमारे पास जो लिस्ट आई है उसमें 100 रुपया पेंशन दी जाती है और शायद सिर्फ 200 लोगों को दी जाती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंदिरा गांधी पेंशन स्कीम 300 रुपया अपना शेयर देती है, और वो भी एक रिसर्च हुई थी उसमें जो कवर है वो सिर्फ 3.8% लोगों तक पहुंचता है जिनकी डिसेबिलिटी 80% से ज्यादा है। तो आपको नहीं लगता कि ठीक है एक स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन 100 रुपया आज की डेट में कहीं ना कहीं रूल्स या सेंसिटाइजेशन की जरूरत है कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किए जाने चाहिए कि भाई ये देना चाहिए, और सेंटर को अपना जो शेयर है 300 से बढ़ाना चाहिए। इस पे कुछ काम चल रहा है? देखिए, कई स्कीमें चलाती है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसमें ऑब्वियसली यूनिफॉर्मिटी है अक्रॉस द कंट्री, पर बहुत स्टेट्स अपनी, मैं अभी एग्जांपल दूंगा, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। और एक स्टेट को आप कह सकते हो पेंशन कम देती है, पर हो सकता है वो किसी और फील्ड में और अच्छा कर रही हो। इसके लिए अभी हमने कंपाइलेशन शुरू किया है। जैसे एक तो हो गया पेंशन का, दूसरा हो गया डिसेबिलिटी कार्ड कैसे इशू करते हैं, कुछ डिसेंट्रलाइज किया के। जैसे कर्नाटका ने डिसेंट्रलाइज किया है कि तालुका लेवल तक भी उन्होंने कहा है कि डॉक्टर्स अगर अवेलेबल हैं उस स्पेशलिटी के सरकारी अस्पताल में तो वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। किसी किसी स्टेट ने जैसे सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं वो अपनी स्कीमों में अलाउ कर दिए हैं। जैसे कॉकलियर इम्प्लांट्स हैं, ये मैं अभी कम से कम 6-7 राज्यों को जानता हूँ, पूरी लिस्ट मैंने अभी बन रही है हमारी, जो काफ़ी अच्छा कॉकलियर इम्प्लांट में फंडिंग दे रहे हैं। उन्होंने अपने हॉस्पिटल्स को ऑथराइज किया है, ट्रेन किया है डॉक्टर्स को। तो स्कॉलरशिप्स में कई अपना एड ऑन देते हैं। बट सर 100 रुपया पेंशन, स्किल ट्रेनिंग, जैसे स्किल ट्रेनिंग जो बेरोजगार नहीं, हैं। अब बिल्कुल नहीं, आपकी बात ठीक है। तो ये हम बेस्ट प्रैक्टिसेस कंपाइल करके फिर मैं सभी चीफ सेक्रेटरीज को ये रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि ये पूरी लिस्ट देखिए कि बाकी स्टेट्स क्या क्या करती हैं, और अपने आप मतलब ट्राई टू फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो जी इससे मुझे लगता है कि थोड़ा एक नजिंग तो आएगी जब वो देखेंगे कि बाकी राज्य ये दे रहे हैं, पर चलो हम इस 5 चीजों में हम एक चीज दे रहे हैं, बाकी 4 में पीछे हैं। तो हो सकता है वो स्टेट अपने बजट के हिसाब से निर्णय ले ले कि इस 4 में हम 2 सुविधा को और बढ़ा देते हैं। तो मुझे लगता है कि उससे एक अच्छा डिबेट भी चालू होगा, और एक, क्योंकि हर स्टेट अपने बजट के हिसाब से अपने हिसाब से कर रही है, तो उसमें मैं किसी पे टीका नहीं करना चाहूंगा। बट वी विल शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस विद एवरीवन एंड नज ऑल द स्टेट्स कि आप थोड़ा सा जितना आपकी क्षमता है उसके हिसाब से थोड़ा ज्यादा करिए। सेक्रेटरी साहब, राजीव गांधी फेलोशिप को लेके काफी ट्रेंड चला था पीछे जी, क्या कारण है कि डिलेड होती है फेलोशिप, टाइम पे नहीं मिलती है? अच्छा, नहीं, इसका एक्चुअली मैंने अभी तक फ्रैंकली रिव्यू नहीं लिया है, पर इसमें शायद वो कैनरा बैंक के थ्रू होता है, वैसा कुछ है क्या? जी, तो काफी डिलेड है, मिनिस्ट्री से भी पैसा कई बार बहुत डिलेड होता है। ठीक है, इसका मैं देख लूंगा। फ्रैंकली मैंने अभी तक देखा नहीं था, पर फेलोशिप का देख लेंगे कि टाइमली, क्योंकि वो तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक मंथली पैसा जाना चाहिए या क्वार्टरली जाए, जो भी स्कीम में है वी विल एंश्योर कि वो होता है। जी, बहुत सारी स्टेट्स ने आज भी आरपीडी के अभी तक रूल्स भी नहीं बनाए हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन को भी अब लगभग 6 साल होने वाले एक्ट को आए हुए। तो इस पे क्या नजर है कि क्या इतना डिलेड हो रहा है कि अभी भी रूल्स नहीं हुए, और फिर जब रूल्स ही नहीं बने तो इम्प्लीमेंटेशन तो हम बहुत दूर की बात। नहीं, जहाँ पे देखिए गैप होता है वहां पे सेंट्रल रूल्स अप्लाई, और इनफैक्ट 1-2 जगह पे हमें बताया गया कि जो देखो जब स्टेट रूल बनाती है, अगर हमने कोई सुविधा दी है या कुछ भी रिलैक्सेशन दिया है, तो हम चाहेंगे कि जो स्टेट रूल बनाए वो सेंट्रल रूल से या तो और रिलैक्स्ड हो। ऐसा ना हो कि हमने ये सुविधा दी है और स्टेट अपने रूल्स में वो कम कर दे। तो जैसे गोवा वाली मीटिंग में जो स्टेट वाली मीटिंग थी, तो उसमें 1-2 स्टेट्स का ये सामने आया कि जो सेंट्रल रूल से भी उन्होंने एक आधी चीज टाइट कर दी। तो वहां के फिर स्टेट कमिश्नर कहा कि बिल्कुल मैं अपने राज्य में बात करता हूँ ताकि स्टेट रूल्स जहां भी बने वो सेंट्रल से टाइट ना हो जाए। तो वो एक हमने एक्सरसाइज शुरू किया है, और जहाँ पे गैप है वहाँ केंद्र के रूल्स और वो लग जाता है। बट वी विल नॉट ऑल द स्टेट्स कि भाई दूसरी कई स्टेट्स ने ये और अच्छा किया है कि सेंट्रल रूल से भी ज्यादा रिलैक्स करके कुछ दिया कि आप चाहें तो स्टेट में वैसा करें। वो भी एक पैरेलल एक्सरसाइज अभी शुरू की है हमने। जी सर, बहुत सारे लोगों का ये मानना है जो एनजीओ सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्या मॉनेटरी मैकेनिज्म जो डिपार्टमेंट का है ट्रांसपेरेंट है? क्योंकि कई बार लोगों की ये आ रहे हैं कि जो मॉनेटरी हेल्प दी जाती है
चाहे वो स्पोर्ट्स प्लेयर हो चाहे अलग हो, वो एक ही शख्स को बार बार दी जा रही है? उसके लिए देखिए, अभी हमने आरसीआई में भी एक आईटी की टीम बना रहे हैं, अपने हमारे मिनिस्ट्री में एक टीम खड़ी कर ली है हमने, और जैसे एलिम्को में भी एक बन रही है। और डेटा हम थोड़ा सा एनोनिमाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा डेटा वेबसाइट पे डालना चाहेंगे, और जहाँ मतलब हम नाम के साथ भी डाल सकते हैं वो नाम के साथ डालेंगे, और जो डेटा जहाँ पे प्राइवेसी कंसर्न आता है बिना नाम के हम एग्रीगेटेड डेटा काफ़ी डालेंगे, ताकि लोगों को पता चले कि कहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है, क्या है। तो ये आपका कहना ठीक है कि एक ही थोड़ा सा हमारा वो होना चाहिए कि नेट शुड बी कास्ट वाइडर, कि ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, ऐसे ना हो कि एक बार बार आते रहे। जी, कई मेरे पास कई लोगों की आई थी कंसर्न की कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो स्टेट से भी ले रहे हैं, सेंटर से भी ले रहे हैं, और रिपीटेशन हो रहा है, बाकी लोगों को नहीं मिल रहा। एक चीज सर और क्रूशल है, बजट को लेके आप कितना सीरियस हैं? कि कई रिपोर्ट्स आती है कि दिसंबर तक आ जाता है और जो बजट एलोकेशन होता है डिपार्टमेंट को, उसका 50% भी स्पेंड नहीं होता है फाइनेंशियल ईयर में। इसके क्या कारण है सर? उसमें से हम एक तो कोशिश ये कर रहे हैं कि सब चीज़ों के रूल्स और प्रोसेसेस देख रहे हैं कि कहाँ पे थोड़ा क्लिष्टता आ गई है, कि चाहे वो डीडीआरएस का हो, डीडीआरसी को हो, कि हम यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट में उनसे बहुत ज़्यादा चीज़ें मांग रहे हैं क्या। अर्जुन पोर्टल के टाइम भी हम बिल्कुल उसमें भी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आप कि आदमी को रजिस्टर करने में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो, कि आप यूडीआईडी डालो तो अपने आप पुराना रिकॉर्ड आ जाए, सब कुछ आ जाए, आपको बहुत ही कम चीज़ एंट्री करनी पड़े। एलिम्को का हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम सभी एनआई में, सीआरसी में और कुछ अच्छे डीडीआरसी में हम अगले 3-4 महीने में ही एलिम्को के सेंटर्स खोल सकें, और लोग वॉक इन करके अपना असिस्टिव डिवाइस हाथों हाथ ले सकें, जो पॉसिबल है। सिर्फ प्रोस्थेटिक में भी हो कि उसी दिन मेजरमेंट लिया और 2-3 दिन में हम उसको प्रोस्थेटिक लगा के ट्रेनिंग भी दे पाएँ। मतलब हाउ टू श्रिंक दीज टाइमलाइंस एंड हाउ टू मेक द प्रोसेस ही सिंपल। और अब इस साल तो जो है सो है, अगले साल हमने यही निर्णय लिया कि अप्रैल मई में ही बहुत सारी सैंक्शंस हम इशू कर देंगे, ताकि टाइमली खर्चा शुरू हो। उसका भी हमने ऑलमोस्ट लिस्टें बनानी चालू कर दें कि अप्रैल मई में हम शुरू में ही क्या चीज़ें मंजूर कर सकते हैं, चाहे वो नए सीआरसी हों, चाहे नए डीडीआरसी सेंटर हों। एडिप की लिस्ट हम थोड़ी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने गोवा में भी देखा होगा कि हमारी टीम और मैं भी काफ़ी लोगों से बातचीत कर रहे थे कि कौन कौन सी डिवाइसेस मार्केट में लोग खरीदते हैं जो हमारी स्कीम में नहीं है। तो थोड़ा सा वो कवरेज भी बढ़ाना चाहेंगे एक तरीके से। तो उससे मुझे उम्मीद है कि हमारा खर्चा टाइमली हो पाएगा। जी सर, एक ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट निकाली सीसीपीडी की या डायरेक्टर्स की, अभी आपने बताया, आजकल जो देश में बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है एक्सेसिबिलिटी ऑडिट का, तो उसके लिए भी कोई क्वालिफिकेशन निर्धारित होती है जो आप रिक्रूट करते हैं? उसका क्या प्रोसेस होता है? क्योंकि एक आरोप कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि बहुत बार ऐसे होता है कि जो नियरेस्ट डियरेस्ट होते हैं उन्हीं को मिल जाता है, देखा नहीं जाता उनकी क्वालिफिकेशन को। ऐसा कुछ है? इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप? नहीं, इसको मैं देखता हूँ आपने मेरे नज़र में लाया है इस चीज़ को। तो एक्सेसिबिलिटी ऑडिट का कि कैसे कंपनियों पे थोड़ी नज़र रखी जा सके, और थोड़ा सा एक हम अभी ये भी कर रहे हैं, फ्रैंकली मैप बेस्ड डेटा एनालिसिस काफ़ी कर रहे हैं। और चाहे वो यूडीआईडी का हो, चाहे आपका हमारे अर्जुन पोर्टल का डेटा, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देख रहे हैं कि हमारी कवरेज कितनी है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट छूट गया। ऐसे ही एक्सेसिबिलिटी ऑडिट में ये मेरी नज़र से अभी छूटा हुआ था कि इसका भी हम देख लेते हैं कि आर देयर इनफ पीपल इन बिगर डिस्ट्रिक्ट, और ऐसा तो नहीं कि किसी राज्य में ऑडिट वाली संस्थाएं नहीं हैं, तो उसको हम एनकरेज करेंगे कि लोकल संस्थाएं भी आएँ ऑडिट एक्सेसिबिलिटी ऑडिट वाली। तो ठीक है, इसको देखता हूँ। अच्छा किया आपने नज़र में मतलब इसका भी मतलब कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना सिलेक्ट करने का कि किसको लेना है, कोई क्वालिफिकेशन या कुछ एक्सपीरियंस? नहीं, वो तो होगा, मुझे पक्का यकीन है। अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने आपको बताया, मुझे अभी 3 महीने हुए हैं, तो बिल्कुल वी कैन अंडरस्टैंड। नहीं देखी, बट इसको भी ऑनलाइन पे लाएंगे। सर, यूडीआईडी की अभी आपने जिक्र किया, इसका क्या स्टेटस है? हम देख रहे हैं कि जो लास्ट सेंसस था हमारे पास 2.68 करोड़ लोग थे, लेकिन आई थिंक जो लास्ट मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी थी जहां वेबसाइट पे, वो 60 लाख के आसपास कार्ड इशू हुए हैं। उस टाइम पे 7 कैटेगरीज थी डिसेबिलिटी की, अभी 21 हो गई हैं। तो आपको नहीं लगता कि काफी स्लो चल रहा है ये काम भी? देखो, इसमें आज की डेट में 88 लाख इशू हुए हैं, और तकरीबन 14 लाख
इन ए सेंस लोगों ने फॉर्म भरे हैं जिनको मिलने बाकी हैं। 14 लाख में हमें लग रहा है कि 3-4 लाख थोड़ा डुप्लीकेट टाइप होंगे कि लोगों ने 2-2 एप्लीकेशन भर दिए, एक पे मिल गया। तो फिर भी मान के चलें कि 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं। अभी उनके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, मेडिकल असेसमेंट वगैरह वो सब चल रहा है। तो ऑब्वियसली इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसके 2 तरीके हैं। एक तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलने के प्रोसेस को हल्का सा आसान किया जाए, और जिसके लिए थोड़ा सा डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स ऑथराइज टू यूज़ इट, उनको बढ़ाया जाए। हमारा जो नोटिफिकेशन है 21 डिसेबिलिटीज़ को कैसे असेस करते हैं, कहीं के उसमें थोड़े इंडिजिनस टूल कम है। जैसे डिसलेक्सिया का टेस्ट अभी भी इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। वो हमारी एक रिसर्च टीम बना रही है, उसको हिंदी में कोशिश कर रही है कि कैसे। अभी तो जैसे हम देखते हैं कि बी और पी उल्टा दिखता है या सेम दिखता है, तो जिसको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी आती है, उसका टेस्ट कैसे किया जाए। और ये 4-5 उसमें है कि हमें थोड़ा इंडिजनाइजेशन की ज़रूरत है। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा, हम सभी स्टेट्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस देख रहे हैं कि कौन सी स्टेट फास्ट दे पा रही है, किसने डिसेंट्रलाइज कर रखा है। तो एक तो वो चीज़ हो गई। दूसरा, ज़्यादा लोग तभी आएंगे अगर उनको यूडीआईडी का थोड़ा सा फ़ायदा दिखेगा। इसके लिए हमने जैसे एक छोटा सा स्टेप लिया, बहुत ही छोटा सा स्टेप है वो। जैसे हमने कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट या हमारे सीआरसी में कोई भी आएगा जिसके पास यूडीआईडी है या यूडीआईडी का एप्लीकेशन भर रखा है, तो उसको हम सब कुछ फ्री में देंगे। डायग्नोसिस, पहले कुछ मेडिसिन का जैसे कुछ परसेंटेज लिया जाता था, 100% फ्री नहीं थी। इट्स ए स्मॉल स्टेप बट दिस शोज। और इसमें हमने कहा कि हम वो 40% वाला बेंचमार्क भी नहीं देखेंगे, सिर्फ यूडीआईडी या एप्लीकेशन फॉर्म देखेंगे। फिर आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि फरवरी एंड तक, और 4-5 एनआईज में हो गया है कि हमने वहाँ के कैश काउंटर को, इनफैक्ट हमने कहा कि ये यूडीआईडी का हेल्प डेस्क बने, कि आप वहीं पे आदमी आए, हमारा बंदा हेल्प करेगा आपका यूडीआईडी एप्लीकेशन भराने का। आप सिर्फ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पकड़ा दो, आधार कार्ड पकड़ा दो, वो अपलोड कर देगा। तो थोड़ा सा अभी मैं पब्लिकली नहीं बोलना चाहूँगा, बट वी आर रीचिंग आउट टू लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कि वो हमारा यूडीआईडी का एपीआई यूज़ करके वो आदमी को सुविधा बेटर मिल पाए। तो हमें ये भी डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि यूडीआईडी का फ़ायदा है, इसलिए आप बनवा लो। हम ऑब्वियसली बहुत फोर्स तो नहीं कर रहे, बट लोगों को फ़ायदा दिखेगा तो बिल्कुल आएंगे। और पर फिर ये भी ज़रूरी है कि जो बनाना चाहता है उसको 4-5 बार हॉस्पिटल के चक्कर ना मारने पड़े। तो इसके लिए जैसे मैंने कहा, थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन और थोड़ा डॉक्टर्स की सेंसिटाइजेशन और थोड़ा ट्रेनिंग, इस पे हम काम थोड़ा थोड़ा चालू किया है और बढ़ाएंगे इसको। जी, दिल्ली में तो कई लोगों को मैसेज आता है कि प्रिंट हो गया, डिस्पैच हो गया, लेकिन 3-3 महीने तक उनके पास पहुंचा ही नहीं अभी तक। सर, बहुत टाइम मैंने आपका ले लिया, सिर्फ 2 सवाल छोटे छोटे लास्ट पे पूछूंगा। जैसे यूडीआईडी का बेनिफिट की हम बात कर रहे हैं, यूडीआईडी के कार्ड होने के बाद भी जो ई कंसेशन है रेलवे का, अलग से बनाना पड़ता है। ये लोगों को एक बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि डीआरएम ऑफिस बहुत दूर दूर है, और जो लोकल रेलवे से भी लोग भेजते हैं एप्लीकेशन, दिल्ली को छोड़ के दूसरी स्टेट्स में साल लग जाता है एक कार्ड को बनने में ही। वो तो है, क्या और है? इनफैक्ट बिल्कुल आपका कहना ठीक है। और थोड़ा सा जैसे बहुत सारे स्टेट ट्रांसपोर्ट्स में भी जो लाभ अनाउंस्ड हैं, वो कई बार प्योर यूडीआईडी के बेस पे नहीं मिल रहे। तो इसी के लिए हम थोड़ा सा सबसे बातचीत अभी चालू किया है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे आजकल आधार नंबर डालो तो कई चीजें आपको काफी इजी हो गई हैं, तो वैसे ही इसका भी काम इजी हो पाए। वो थोड़ा टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं, और उन सब डिपार्टमेंट्स के साथ भी हमने बातचीत चालू रखी हुई है। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे कि रेलवे कार्ड इसके बेस पे बन जाए या उम्मीद यूडीआईडी तो ये कार्ड रखनी यूज हो चाहिए। जाए। ये उम्मीद रखनी चाहिए, बिल्कुल। लास्ट सवाल सर, आपके हिसाब से 3-4 महीनों में जो आपने एनालाइज किया है, डिसेबिलिटी सेक्टर के सामने क्या बड़े चैलेंजेस है और क्या मैसेज रहेगा आपका कम्युनिटी को, सोसाइटी को? देखिए, एक तो ये है कि थोड़ा सा ना, फ्रैंकली मैं भी 33 साल की मेरी सर्विस हो गई थी, अलग अलग विभागों में काम किया, कभी डायरेक्टर, कभी जॉइंट सेक्रेटरी, कभी सेक्रेटरी। तो ये फील्ड में आने के बाद ही पता चला एक्सटेंट, और मतलब कितने लोग कितना कुछ अचीव कर सकते हैं। तो सभी एक सोसाइटी का हिस्सा हैं, अपने परिवारों में भी सब मेंबर्स हैं। तो थोड़ा सा सब कोई बाहर देशों में अभी इतना स्टिग्मा नहीं रहा, इंडिया में थोड़ा रहा है। तो वो एक सोसाइटल माइंड चेंज करने की बहुत जरूरत है। तो 3 में ये, और मुझे खुद कई बार गुस्सा आता है कि ऐसा कैसे हो गया, इतना रह के भी 33 साल में और सब जिलों में भी काम कर लिया, कि इस फील्ड की क्या समस्याएं हैं और क्या पोटेंशियल है, ये आज तक क्यों नहीं पता चला। तो ये इसमें भी हम सभी ने, आपका भी फर्ज है, आप भी अपना फर्ज निभा रहे हो, हमारा भी काम है कि हम सब मिलके थोड़ा सा सोसाइटी को सेंसिटाइज करें और ये बताएं कि मतलब
इन बच्चों में या किसी का एक्सीडेंट हो गया उसके बाद भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो जैसे आप भी सब नौकरी भी कर रहे हो, फिर आप इतना टाइम डिवोट कर रहे हो, एक सोशल सर्विस ही आप कर रहे हैं, तो सो दिस इज़ वेरी एग्जाम्पलरी थिंग। बट इसका इस सेक्टर में सबको आपका नाम मालूम है, पर इस सेक्टर के बाहर क्यों नहीं मालूम? थोड़ा सा हम सब ने वो एक बढ़ावा देना चाहिए। तो वो एक सोसाइटी को नहीं पता कि एक तो सोशल हेल्प से मॉरल सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है, कि सोसाइटी अलग से नहीं देखती और आपको बिल्कुल अपना हिस्सा समझती है। और कई जगह मेडिकल मतलब हेल्प से, कई जगह असिस्टिव टेक्नोलॉजी से, तो मतलब पीपल कैन बिकम मोर कंफर्टेबल इन लाइफ एंड मोर प्रोडक्टिव इन लाइफ और मोर क्रिएटिव और मोर लविंग सन और डॉटर और मोर लविंग फादर। तो ये सब चीज़ें, इस पे और बहुत काम करने की ज़रूरत है एज ए सोसाइटी। मैं सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा। तो वो मुझे रियलाइज़ हुआ। जी, आपका मैसेज हमारे लिसनर्स के लिए? यही है कि मेरे लिए एक खुद के लिए नया सेक्टर है, बट आई एम एब्सोल्युटली वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज टू सी कि इतने सारे डिवोटेड लोग हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। कईयों का ये हो जाता है कि इफ सम फैमिली मेंबर हैज डिसेबिलिटी, they get exposed to this sector and then they have devoted their entire life to this sector. Then I am meeting in last 3 months, I have met hundreds of individuals who have done extreme wonders and reached their full potential. और एक जगह मैंने ये बात बोली थी and people liked it. मैंने कहा कि ultimately लाइफ को जैसे गोल्फ की गेम की तरह देखना चाहिए। हमारा कंपटीशन और किसी से नहीं है, अपने खुद से ही है। जैसे गोल्फ में होता है, आप चाहे दूसरे 3 प्लेयर के साथ खेल रहे हो, बट आप अपने पुरानी गेम से अगर आज आपने बैटर खेल लिया तो आप कहते हैं बहुत बढ़िया। तो अपने को हर एक को हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने थोड़ा थोड़ा बैटर बनते जाना है, और हर एक का पोटेंशियल अलग अलग होगा, तो अपने को वहां तक पहुंचना है और सोसाइटी में सब के साथ मिलजुल के रहना है। यही मैसेज है। एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ये डिपार्टमेंट मिला और एक जिंदगी का ये पहलू देखने को मिला और इस फील्ड में काम करने का मौका मिला। सो आई फील आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद यही है कि आगे भी आप हमारे साथ बात करते रहेंगे और लिसनर्स को अवेयर करते रहेंगे लेटेस्ट एक्टिविटीज और स्कीम्स के बारे में जो डिपार्टमेंट लॉन्च करता है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू दानिश, एंड कंटिन्यू दिस गुड वर्क। सो आई विल आल्सो समटाइम्स लिसन टू योर रेडियो। श्योर सर, दैट वुड बी ग्रेट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो आज हमने बात की सेक्रेटरी MSJE से। उन्होंने जो आपकी क्वेरीज थी उनको सोल्व किया, काफी चीजों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि अप्रैल तक पोस्ट फिलअप की जा सकती है, और कई बातों पर उन्होंने अपनी विजन रखी। अगले सप्ताह होगी मुलाकात किसी और पर्सनैलिटी के साथ। तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, इफ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दीप स्तंभ मनोबल फाउंडेशन NGO 2005 से विजुअली चैलेंज्ड ऑर्फन्स, यूथ और ट्राइबल्स के लिए क्वालिटेटिव कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन ट्रेनिंग और टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग के क्षेत्र में काम कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं deepstambhngo@gmail.com ईमेल ID पर। आप मिस्टर फैयाज अतर से फोन कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9657724559।